Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Control of Inflation. यानी कि आज के लेक्चर में हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट मेजर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हम किन किन पर्टिकुलर मेजर्स को फॉलो करते हुए इन्फ्लेशन को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, देयर इज़ नो sovereign remedy to combat it. On the other hand, measures have to be taken on several fronts, monetary and non-monetary, to fight it. All these measures have one common aim. They aim at reducing aggregate monetary expenditure, taking the available output as given. यानी कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। अगर हमें इसको कंट्रोल करना है तो इसके रिगार्डिंग कोई भी सोवरीन रेमेडी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के मेजर्स लेने होते हैं और ये जो मेजर्स लिए जाते हैं ये सेवरल फ्रंट्स पर लिए जाते हैं। एक साथ कई जगह से आपको अटैक करना पड़ता है अगर आप इन्फ्लेशन को प्रॉपरली कंट्रोल करना चाहते हो उस पॉइंट से। यानी कि मॉनेटरी मेजर्स भी आप फॉलो करोगे और नॉन मॉनेटरी मेजर्स को भी फॉलो करोगे और उसके बेसिस पर ही इन्फ्लेशन को प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सकता है। इन सारे मेजर्स का केवल और केवल एक ही कॉमन पर्पज होता है और ये पर्पज क्या होता है, जो एग्रीगेट मनी एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करना। यानी कि जो आपको आउटपुट दे रखा है उस आउटपुट के अकॉर्डिंग एग्रीगेट मॉनेटरी एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, ये इसका एक बेसिक पर्पज होता है। जितने भी मेजर्स हैं उनका यही एक बेसिक एम होता है। जो डिफरेंट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स हैं इनको हम तीन कैटेगरीज में यहाँ पर स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज द मॉनेटरी मेजर्स, सेकेंड वन इज द फिजिकल मेजर्स एंड थर्ड वन इज द फिजिकल और नॉन मॉनेटरी मेजर्स। नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट मेजर दैट इज नोन एज द मॉनेटरी मेजर्स। क्या होते हैं ये मॉनेटरी मेजर्स? The best remedy for fighting inflation is to reduce the aggregate spending. Monetary policy can help in reducing the pressure of demand. Monetary policy works by controlling the cost and availability of credit. During inflation, the central bank can raise the cost of borrowing and reduce the credit creating capacity of the commercial banks. This will make borrowing more costly than before and thereby the demand for funds will be reduced. Similarly, with a reduction in their credit creating capacity, the banks will be more cautious in their lending policies. यानी कि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की या मॉनेटरी मेजर्स की बात करते हैं तो ये एक बेस्ट रेमेडी है इन्फ्लेशन से फाइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां हम एग्रीगेट स्पेंडिंग को रिड्यूस करने पर फोकस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पर। और ये क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी? इसके हेल्प से डिमांड के प्रेशर को रिड्यूस करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम कॉस्ट को प्रॉपरली कंट्रोल करने की तरफ वर्क करते हैं और जो क्रेडिट है उसकी अवेलेबिलिटी पर फोकस किया जाता है। इन्फ्लेशन के टाइम पर सेंट्रल बैंक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को रेज करती है। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को रेज किया जाएगा तो उसके रेज होने की वजह से जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनकी क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी। दैट इज ऑब्वियस। अगर आप बैंक के केस में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को रेज करोगे तो इनकी क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। इसकी वजह से जो बोरोइंग होगी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी पहले के कंपेरिजन में, और इसकी वजह से जो फंड्स की डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी। और इस वजह से क्या होगा, जो क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी है उसके रिड्यूस होने से जो बैंक्स हैं वो अपने लैंडिंग पॉलिसीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सावधान हो जाएंगे। और जितना लोन पहले वो प्रोवाइड कर रहे थे, लैंड कर रहे थे, अब उसके कंपेरिजन में कम लोन को लैंड करेंगे। लोन की लैंडिंग कमर्शियल बैंक की तरफ से कम हो जाएगी तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट में मनी की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और जो वॉल्यूम ऑफ स्पेंडिंग है वो डिक्रीज हो जाएगा और इस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं। तो क्या क्या मैकेनिक्स हैं इसके लिए? द वेरी फर्स्ट मैकेनिक इज द रेजिंग बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है?
इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक इज विलिंग टू रीडिस्काउंट एलिजिबल पेपर ऑफर्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। यानी कि कॉमर्शियल बैंक की तरफ से जो भी कॉमर्शियल पेपर्स ऑफर किए जाते हैं उसको जिस पर्टिकुलर रेट से रीडिस्काउंट किया जाता है, इसको हम बैंक रेट का नाम देते हैं। द राइज इन द बैंक रेट विल बी फॉलोड बाय द राइज इन अदर मार्केट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड अ राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल टेंड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट स्पेंडिंग फॉर द फॉलोइंग रीजंस। यानी कि जब कॉमर्शियल बैंक की तरफ से बैंक रेट को इंक्रीज किया जाएगा तो इसकी वजह से जो अदर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो भी इंक्रीज होंगे। बट ऑब्वियस है, बैंक ने अपना रेट इंक्रीज करा तो जो भी अदर रेट्स हैं मार्केट के वो भी इंक्रीज होंगे। और इन पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज होने की वजह से जो एग्रीगेट स्पेंडिंग की अमाउंट है वो लगातार रिड्यूस होगी। क्यों रिड्यूस होगी, उसके पीछे भी रीजन समझा लेते हैं। यहाँ पर बोरोइंग बिकम्स, पहला पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, बोरोइंग बिकम्स मोर कॉस्टली देन बिफोर। The potential borrowers will postpone their investment plans. They would like to wait till interest rates fall to their more normal level. A cut in investment will usually mean a reduction in the volume of spending and thereby help moderate the inflationary pressure. यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी। दैट इज वेरी ऑब्वियस। पहले जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे किया जा रहा था अब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बोरोइंग के रेफरेंस में। तो जो पोटेंशियल बोरोअर्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को पोस्टपोन कर देंगे क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ चुकी है और वो तब तक वेट करेंगे जब तक कि इंटरेस्ट रेट अपने नॉर्मल लेवल पर नहीं आ जाते हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स तो पोस्टपोन कर दिए, बोरोइंग होगी नहीं। जब बोरोइंग नहीं होगी इन्वेस्टमेंट कट हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट कट होने से जो वॉल्यूम ऑफ स्पेंडिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी और इस वॉल्यूम ऑफ स्पेंडिंग के रिड्यूस होने की वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला तो रीजन ये हो गया। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि और इंक्रीज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो अगर इंक्रीज और होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो इसकी वजह से जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है उन पर एक एडवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अगर लगातार कॉन्टिन्यूस वे में लगातार तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा तो ये बिजनेस कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट को क्रिएट करता है। एक तरीके से बिजनेसमैन के लिए ये रेड सिग्नल का वर्क करता है और ये रेड सिग्नल किसके रेफरेंस में होता है कि आगे आने वाला समय अच्छा नहीं है, इट इज़ अ बैड टाइम। और इस रेड सिग्नल के बेसिस पर जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेंगे, वो अपने इन्वेस्टमेंट या एडिशनल स्पेंडिंग को रोक देंगे क्योंकि उनका जो एंथुसियाज्म है वो डाउन हो जाएगा। और इस एंथुसियाज्म के डाउन होने की वजह से अगर वो अपनी एडिशनल स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो इसको स्टॉप कर देंगे तब तक के लिए जब तक कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिक्रीमेंट नहीं हो जाता है। और इस तरह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन या इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम किया जा सकता है। द थर्ड केस इज an increase in the rate of interest may make saving more attractive than before so that some people will be tempted to consume less of their income than before. This will reduce consumers spending. यानी कि यहाँ क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज होने की वजह से जो सेविंग होगी वो अब पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी क्योंकि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था कम, लेकिन अब जो बैंक्स हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रही हैं सेविंग के ऊपर। और जब सेविंग के ऊपर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है तो उनमें से कुछ लोग क्या करेंगे, वो अपनी टोटल इनकम में से अपने कंजम्पशन को कम कर देंगे और अपनी सेविंग को बढ़ा देंगे क्योंकि सेविंग के बेसिस पर वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट या ज़्यादा इनकम को अर्न करना चाहेंगे और इससे उनकी स्पेंडिंग क्या हो जाएगी, उनकी स्पेंडिंग पहले के मुकाबले में रिड्यूस हो जाएगी और इस स्पेंडिंग के रिड्यूस होने की वजह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा और वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा। ओके, ये तो बात हो गई इन रेफरेंस ऑफ रेजिंग द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंड मेजर, दिस इज डायरेक्टली कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि इस मेथड में क्या होता है कि बैंक्स की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है उसको डायरेक्टली कट कर दिया जाता है।
होता क्या है, क्योंकि अपने खुद के इंटरेस्ट में बैंक्स अपने टोटल डिपॉजिट में से सारा का सारा अमाउंट लैंड नहीं करती हैं, बल्कि उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट मिनिमम रिजर्व के फॉर्म में या कैश के मिनिमम रिजर्व के फॉर्म में अपने पास सेफ्टी से रखती हैं। मान लीजिए कि 1 रुपये जमा हुआ बैंक के पास, तो 1 रुपये में से 20 पैसे या 25 पैसे या 15 पैसे 18 पैसे, जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया हुआ है उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इतना अमाउंट इन्हें मिनिमम रिजर्व के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में अपने पास रखना होता है। इतने अमाउंट को ये लोन के फॉर्म में या लैंड नहीं कर सकती हैं। अब क्या होगा, इफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कैन रिड्यूस द कैश अवेलेबल टू द बैंकिंग सिस्टम, द कैपेसिटी ऑफ बैंक्स टू लैंड मनी टू द बिजनेस या टू द बोरोवर्स विल बी रिड्यूस्ड। अब क्या हो कि अगर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या जो कंट्री की सेंट्रल बैंक है वो क्या करे, इस मिनिमम रिजर्व की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दे, तो उनकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में उनके पास लैंड करने के लिए जो कैश की अवेलेबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। और उसके रिड्यूस होने की वजह से ये जो बैंक्स है वो बोरोवर्स को कम अमाउंट लैंड करने की पोजीशन में आ जाएंगे। पहले तो ज़्यादा अमाउंट लैंड कर रहे थे क्योंकि ये मिनिमम रिजर्व इनके पास कम रखना पड़ रहा था, लेकिन अब इस मिनिमम रिजर्व की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया गया बैंक की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इनके पास जो लैंड करने के लिए अमाउंट है, वो जो इनकी लैंडिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई। तो इसका मतलब अपने खुद के इंटरेस्ट में ये क्या करेंगे, जो क्रेडिट की सप्लाई है उसमें कमी कर देंगे, और उसमें कमी करने की वजह से जो बोरोवर्स है वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि जब बैंक के पास लैंडिंग के लिए कैश अवेलेबल ही नहीं होगा तो ये बोरोवर्स को लोन देंगे कैसे। तो इसी वजह से बोरोवर्स को मजबूरी में अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें बैंक की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प नहीं मिलती है, और इस तरह से मार्केट में मनी की सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाता है। अब इसके रिगार्डिंग हम वेरियस मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, और उन वेरियस मेथड्स में पहला मेथड है दैट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू रिड्यूस द क्रेडिट क्रेडिटिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, इट विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक और टू द बैंक्स देमसेल्फ। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, जो इसके पास कॉमर्शियल या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल होती हैं, इन्हें ये पब्लिक को या फिर इन बैंक्स को सेल करती है। जब ये सिक्योरिटीज इन बैंक्स को या पब्लिक को सेल की जाएंगी तो उनसे पैसा इसके पास आएगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। पर्पज है मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, और मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिक को या फिर कॉमर्शियल बैंक को सेल करते हैं। कौन कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक। और इस तरह से मनी की सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल किया जाता है, तो हम इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन के बेसिस पर क्रेडिट ऑफ सप्लाई को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट second point is varying reserve ratios. The same effect may be brought about by varying reserve ratios in countries where the banks are required to keep certain minimum cash in relation to the volume of their deposits, and the central bank has the power to change these ratios from time to time. यानी कि हम उन पर्टिकुलर कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहां पर कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के साथ में एक सर्टेन मिनिमम कैश को, जो भी उनका वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिट होता है उसमें से एक सर्टेन मिनिमम कैश को इन्हें क्या करना पड़ता है, रिजर्व के फॉर्म में रखना होता है। और सेंट्रल बैंक के पास ये पावर होती है कि वो इन पर्टिकुलर रेशियोज को टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है। दो टाइप के रेशियोज होते हैं, ये CRR और SLR, और दोनों को कंट्रोल करने की पावर सेंट्रल बैंक के पास होती है। सेंट्रल बैंक इनको रिड्यूस भी कर सकता है और इनको ये इंक्रीज भी कर सकता है, रेज भी कर सकता है। लेकिन जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की कंडीशन होती है इकोनॉमी में, तो क्या करा जाता है, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं
कमर्शियल बैंक्स इन कैश रेशियोज को रेज करते हुए जो कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। इससे क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है उस अमाउंट ऑफ डिपॉजिट में से बैंक्स के पास कैश रिजर्व के हायर होने की वजह से अब कम अमाउंट लैंड करने के लिए अवेलेबल होगी। यानी कि अब ये कम अमाउंट लोन के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो इन रेशियोज के बढ़ने की वजह से रिजर्व के फॉर्म में कैप्चर हो गया। इससे इनकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है, ये जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और इस तरीके से क्रेडिट सप्लाई ऑफ क्रेडिट को रिड्यूस कर दिया जाता है इन रेशियोज को इंक्रीज करते हुए, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर को भी रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ये तरीके हैं, ये मेजर्स हैं जिनको हम मॉनेटरी मेजर के कैटेगरी में रखते हैं, और इन मॉनेटरी मेजर्स को फॉलो करते हुए इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, रेस्ट of the measures we will discuss in the next lecture. Thank you.